नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि भारत के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र में हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो है गंगा नदी तंत्र से संबंधित। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन फिर भी क्लास यदि लंबी होती है तो हम इसको 2 क्लासों के अंदर पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, गंगा नदी तंत्र की यदि बात करते हैं तो जैसे आपको बताया था कि नदी तंत्र का अर्थ ये होता है जिसमें एक मुख्य नदी होती है और अन्य सहायक नदियां होती हैं। ये सब मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं और जो मुख्य नदी होती है उसी मुख्य नदी के नाम पे उस नदी तंत्र का नाम होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम गंगा नदी, इसकी जो मुख्य नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा इसकी जितनी भी अन्य सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी की, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उनकी। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, पहले गंगा नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो भी सहायक नदियां होंगी उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गंगा नदी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम गंगा नदी की बात नॉर्मली करते हैं कि इसका जो विस्तार है या अपवाह तंत्र है वो कहां से कहां तक है। तो यहाँ पे 2 नदियां आती हैं। एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी और एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अभी डिटेल से भी चर्चा करेंगे। ये दोनों नदियां यहाँ उत्तराखंड में निकलती हैं और उत्तराखंड में ही ये देवप्रयाग में मिल जाती हैं। फिर उत्तराखंड में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं, बिहार में चली जाती हैं और फिर पश्चिम बंगाल में जो फर्रक्का बांध बना हुआ है, इस बांध के बाद यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। मुख्य नदी है ये बांग्लादेश में चली जाती है और इसकी एक वितरिका है वो हुगली नदी के रूप में ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर से इसके अंदर एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां मिलकर आगे जाती हैं। फिर इसमें एक नदी और आती है जिसका नाम है मेघना नदी और ये यहाँ पर डेल्टा बनाती हुई ये नदी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा नदी है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? यहाँ सबसे पहले इसका विस्तार है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर ये थोड़े आगे चलते हैं तो इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो उसके आगे हम चलते हैं तो इसका विस्तार देखने को मिलता है बिहार में और थोड़ा सा इसका जो विस्तार है वो झारखंड में देखने को मिलता है। और उसके बाद इसका विस्तार है, यदि हम भारत की बात करें तो वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद ये कौन से देश में चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 देशों में बहने वाली नदी है और वो दोनों देश कौन से हैं? एक देश है हमारा भारत और दूसरा देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गंगा नदी का संबंध है वो 2 देशों से है, एक भारत है और एक बांग्लादेश है। अब यदि हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में इसका जो विस्तार है वो टोटल कितने राज्यों में है? तो वो टोटल 5 राज्यों में है। ये 5 राज्य जैसे हमने अभी यहाँ लिखे हैं, एक उत्तराखंड हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया और उसके बाद हो गया पश्चिमी बंगाल। तो टोटल ये 5 राज्यों में बहती है। इस नदी की बात करें, इस नदी की कुल लंबाई है, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। इसमें से यदि सर्वाधिक बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक लंबाई इसकी किस राज्य में है, तो सर्वाधिक इसकी लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। ये ध्यान रखना ये, ठीक है। और इस दृष्टि से ये भारत में सबसे लंबी नदी है। ये भारत में सबसे लंबी नदी है ये,
भारत में सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है ये, ध्यान रखना ये, हाँ। तो ये इससे कुछ फैक्ट हो गए गंगा नदी से संबंधित है कि गंगा नदी है पहले दो नदियों के रूप में बहती है, भागीरथी अलकनंदा, यहाँ देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं तब गंगा कहलाती हैं, अर्थात पहले उत्तराखंड में बहती हैं, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फर्रक्का बांध के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और इसकी एक जो वितरिका है वो हुगली के रूप में बांग्लादेश में ही बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो अर्थात ये दो देशों में बहती है और भारत के ये कुल 5 राज्यों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश में है। इस दृष्टि से ये भारत में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ये इसका अपोहा तंत्र हो गया। अब हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं, यहां से वापस शुरू करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो इसको मिटा रहा हूं। अब हम शुरू से डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये निकलती कहां से है और फिर ये कहां कहां बहती है, हम वापस चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पे एक स्थान है, यहां एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी है। क्या नाम है? भागीरथी नदी है। ये भागीरथी नदी है, ठीक है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी है। जब ये उत्तराखंड में ये ग्लेशियर पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का भी एक जिला है उत्तरकाशी, वहां पे ये गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है। ये भागीरथी नाम से जब बहती है आगे उत्तराखंड के अंदर ही, तब इसके अंदर एक नदी और आकर मिलती है और इस नदी का नाम है भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना नदी। एक नदी और है भिलांगना नदी, और यह नदी उत्तराखंड के अंदर ही एक स्थान है जिसका नाम है टिहरी, और टिहरी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। ये भी कहां पे है? उत्तराखंड में। ये जो टिहरी है, इस स्थान पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। और ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध, कल भी हमने चर्चा की थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, जिसकी ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है, जबकि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी थी? 226 मीटर थी, ठीक है। तो यहाँ पे टिहरी में यानी भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम स्थल पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध, और यह टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। बाद में ये भागीरथी नाम से ही आगे बहती है और ये बहती हुई आगे चली जाती है। इसको एक बार यही होल्ड कर दीजिए। हम पहले ऊपर से एक नदी और बहा के लाते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं इधर से, यहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं, यहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं और एक का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपथ ग्लेशियर या सतोपथ हिमनद। एक है सतोपथ ग्लेशियर और एक है मिलाम। एक कौन सा है? मिलाम ग्लेशियर। ये दोनों ग्लेशियर भी कहां पे हैं? ये दोनों ग्लेशियर भी उत्तराखंड के अंदर हैं। कहां पे हैं? उत्तराखंड में है। इन दोनों ग्लेशियरों से 2 नदियां निकलती हैं। यहां से एक नदी निकलती है और एक नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। जो सतोपथ ग्लेशियर है, यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। तो विष्णु गंगा का उद्गम स्थल है वो सतोपथ ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में है। मिलाम जो ग्लेशियर है, यहां से भी एक नदी निकलती है और जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। और ये दोनों नदियां जिस स्थान पे मिलती हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। इसको आप याद रख सकते हैं, विष्णु गंगा से विष्णु प्रयाग को याद रखेंगे कि विष्णु गंगा में जहां धौली गंगा मिली वह कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है ना। और जब ये नदी आगे बहती है तब इसका नाम यहाँ पे हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा।
ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यानी अलकनंदा है वो दो नदियों से मिलकर बनी, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा। विष्णु गंगा कहां से निकली? सतोपथ ग्लेशियर से, और धौली गंगा कहां से निकली? मिलाम ग्लेशियर से। दोनों मिली कहां पे? विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा से याद कर लेना विष्णु प्रयाग को। बात यहां तक समझ में आ गई। अब ये अलकनंदा के रूप में ये नदी है वो आगे बहती है यहाँ पे, और इसी नदी के किनारे यहाँ पे एक शहर है अलकनंदा के किनारे पे, और जिसका नाम क्या है? बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। ये ध्यान रखना, ये बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे पे है। आगे ये नदी चली जाती है, अलकनंदा, और ये दोनों नदियां यहाँ पे जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग भी कहां पे है? ये भी उत्तराखंड में है। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं, तब दोनों मिलकर जब आगे बहती हैं, तब इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तब इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। बात समझ में आ गई? वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम भागीरथी है। आगे जब ये उत्तराखंड में ही बहती है तो एक नदी और आती है जिसका नाम भिलांगना नदी है। ये भिलांगना नदी मिलती है टिहरी नामक स्थान पर। जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं वहां पे एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ठीक है, अर्थात ये बांध है, यदि अकेली एक नदी का नाम आ जाए तो भागीरथी होगा, लेकिन संगम स्थल पूछ लिया जाए तो भागीरथी और भिलांगना दोनों का नाम आएगा। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, आपको 261 भी मिलेगी। ये नदी आगे चली जाती है भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही क्या होता है? दो ग्लेशियर हैं, एक सतोपथ है एक मिलाम है। सतोपथ से विष्णु गंगा निकली, मिलाम से धौली गंगा निकली। ये दोनों नदियां कहां मिली? विष्णु प्रयाग में। और क्या कहलाई? अलकनंदा कहलाई। क्या कहलाई? अलकनंदा कहलाई। अब इसके बाद देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसमें हो जाएगा। देखिए इधर एक बार देखना, कोशिश करना, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा डायग्राम बना देंगे। देखिए ये जो नदी है ना अलकनंदा, इसमें कुछ और नदियां भी आके मिलती हैं, है ना। ध्यान से इसको साथ साथ में ड्रॉ करते रहना। देखिए यहां एक नदी और आती है इसके अंदर है, और इस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। ये पिंडार नदी भी किसमें मिलती है? ये भी अलकनंदा में मिलती है, और ये जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। ठीक है, तो एक प्रयाग हमने ऊपर देखा विष्णु प्रयाग, एक प्रयाग नीचे देखा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो स्थान है वहां पे पिंडार नदी मिलती है, किसमें? अलकनंदा में। ठीक है, यहां पे देखिए एक नदी और मिलती है आके, एक नदी और मिलती है अलकनंदा के अंदर है, और इसका नाम है नंद की नदी। क्या नाम है? नंद की नदी। नंद की नदी। और ये नंद की नदी जहां पे अलकनंदा में मिलती है वहां पे है नंद प्रयाग। क्या है? नंद प्रयाग। तो एक प्रयाग हो गया नंद प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग हो गया, एक कर्ण प्रयाग हो गया, एक नंद प्रयाग हो गया। फिर एक नदी और मिलती है इसमें आके, और उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी जहां मिलती है वो है रुद्रप्रयाग। वो क्या है? रुद्रप्रयाग। इस प्रकार, और फिर ये देवप्रयाग आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 5 प्रयागों की हम बात करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग वह स्थान है जहां पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है, वह है कर्णप्रयाग। एक हो गया कर्णप्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग जहां पे नंद की नदी मिलती है, इसको वैसे भी याद कर सकते हो नंद और नंद। एक है रुद्रप्रयाग वह है जहां पे मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है, और एक हो गया आपका देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो ये आपका देवप्रयाग से पहले आप जो याद करते हैं ना, केवल इतना ही याद करते हैं, शायद इधर से भागीरथी आई, इधर से अलकनंदा आई, देवप्रयाग में दोनों मिल गई, गंगा कहलाई। फिर गंगा के बाद की बातें, गंगा से देवप्रयाग से पहले भी बहुत कुछ बातें हैं जो आपको डिटेल से बताई गई है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। पुराने प्रश्न हैं उनसे हटकर प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? वापिस रिपीट करूं, थोड़ा सा वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी, आगे बिलांगना नदी मिली टिहरी नामक स्थान पे, तब इससे यहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये हो गई आपकी भागीरथी नदी। उधर सतोपत और मिलाम ग्लेशियर, यहाँ से दो नदी, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा, ये कहाँ मिली? विष्णु प्रयाग में। तब क्या कहलाई? अलकनंदा। अलकनंदा आगे जाके मिल गई देवप्रयाग में, किसमें? भागीरथी में। तब ये दोनों कहलाई गंगा। इससे पहले यहाँ पे एक पिंडार नदी मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग में। एक नंद की नदी, ये नंद प्रयाग में। एक मंदाकिनी, ये रुद्र प्रयाग में। ये टोटल 5 प्रयाग है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं हम। मिटा दे इसको। समझ में आ रहा ना अच्छी तरीके से? अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं देवप्रयाग के आगे की बात करते हैं हम थोड़ी सी और इसके बारे में। तो देखिए, जैसे हमने बात की थी, वापस देखना कि ये भागीरथी आ गई, ये अलकनंदा आ गई। ये दोनों कहां मिली? ये दोनों मिली देवप्रयाग में। ये दोनों कहां मिली? देवप्रयाग में। आगे चलती है गंगा नदी कहलाई। गंगा नदी चल आगे, गंगा नदी फिर बाद में यहाँ पे गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है फर्रक्का बांध। क्या नाम है? फर्रक्का बांध। तो फर्रक्का बांध, और ये बांध बना हुआ कहां पे है? तो ये बना हुआ है पश्चिमी बंगाल में। ये कहां बना हुआ है? पश्चिमी बंगाल में। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे ये नदी, यहाँ पे इस नदी को जानते हैं किस नाम से? भागीरथी के नाम से। और यहाँ पे जानते हैं हमें अलकनंदा के नाम से। दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, तब ये हो जाती है गंगा नदी। तब क्या हो जाती है? गंगा नदी। अब देखिए, फर्रक्का के बाद, फर्रक्का बांध के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है ना? 2 भागों में बढ़ जाती है। ये इसकी वितरिका है और इसे कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? हुगली नदी। तो हुगली नदी है, वो कोई अलग नदी नहीं है, और ये नदी बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हुगली नदी कोई अलग नदी नहीं है, हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। ये जैसे एक तो सहायक नदी होती है, सहायक नदी में ये होता है कि ये मुख्य नदी है और इसमें एक नदी आके अपना पानी डालती है। ये मुख्य नदी, ये इसकी सहायक नदी हो गई, ये इसकी सहायता कर रही है। वितरिका वो होती है जो उसे कटकर जाती है, ठीक है ना? तो हुगली है वो एक सहायक नदी नहीं है, हुगली है वो गंगा की एक वितरिका है। अब देखिए, जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नदी। फिर ये बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से प्रवेश करती है और पद्मा नदी में ऊपर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है जमुना नदी। मतलब है, कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश करती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से प्रवेश करती है। जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तब इसका नाम जमुना ही रहता है। तब इसका नाम क्या रहता है? जमुना रहता है। देखिए कितने नाम चेंज हो रहे हैं। शुरू में भागीरथी अलकनंदा था, फिर गंगा हुआ, हुगली चली गई, फिर इसका पद्मा हो गया, फिर इसका नाम जमुना हो गया। यहां से एक नदी और आके मिलती है और उसका नाम क्या है? मेघना। उसका नाम क्या है? मेघना। तब इसका नाम हो जाता है मेघना। अंततः यह है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखना, एक डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेल्टा के बारे में आपको पहले भी बता दिया है, 2-3 बार बता दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूं। यहाँ पे जो ये डेल्टा का निर्माण कर रही है इसे कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों ने मिलकर इस डेल्टा का निर्माण किया, तब इसे कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसे ही कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसे ही क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं
क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक आपको वृक्ष देखने को मिलते हैं और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। बात समझ में आ गई? तो ये है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा की विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा। ये बात ध्यान में रखना, ये ठीक है ना। तो इस डेल्टा के बारे में आप बात याद रख सकते हैं। लंबाई के बारे में हमने चर्चा कर ली, एक फर्रक्का बांध के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखिए इस नदी के किनारे कुछ शहर हैं। एक यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। फिर इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। ये दोनों पड़ते कहां पे हैं? ये दोनों पड़ते हैं उत्तराखंड के अंदर। ये दोनों कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। हरिद्वार से संबंधित क्या बात याद रखनी है? हरिद्वार में बात आपको याद ये रखनी है कि गंगा नदी पहले हिमालय में बहती है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। तो मैदानी भाग में जिस स्थान पर यह नदी आती है उस स्थान का नाम है हरिद्वार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां पे आती है? तो वो है हरिद्वार। तो इसके किनारे एक ऋषिकेश हो गया, एक हरिद्वार हो गया। उससे ऊपर हमने बात की थी बद्रीनाथ, वो अलकनंदा के किनारे पे है। ये उत्तराखंड में हो गया। उत्तराखंड से आगे हम जब चलते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। इलाहाबाद ये भी किसके किनारे पे है? तो ये भी किसके किनारे पे है? गंगा नदी के किनारे पे। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश का ही है वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी से आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी है। तो ये भी इसी के किनारे है। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक स्थान आता है पटना। पटना तो ये बिहार में आता है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं, पटना बिहार में आता है, ठीक है ना। इसके बाद एक स्थान है जिसका नाम है भागलपुर। क्या नाम है? भागलपुर। एक स्थान है भागलपुर, ये भी बिहार के अंदर आता है। ये दोनों कहाँ आते हैं? तो ये दोनों आपके आते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये दोनों कहाँ पे आते हैं? बिहार में। तो ये इस नदी के किनारे कुछ बसे शहर हैं। एक ऋषिकेश, पहले बद्रीनाथ हो गया, फिर ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयाग हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया। यहाँ हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता। तो ये कुछ मुख्य शहर हैं। ये जो छोटी छोटी एग्जाम है उनके अंदर बहुत पूछा जाता है। जैसे आर्मी लेवल की एग्जाम है उनमें ये पूछा जाता है डायरेक्ट। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आता है, ठीक है ना, कि ये शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार सिर्फ नाम लिख रहे हैं, बाकी हम एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक आज चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आज हम चर्चा कर पाएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। तो देखिए हमने जैसे बात की थी यहाँ पे ये भागीरथी और अलकनंदा हो गई, उसके बाद ये आगे चली गई और फिर ये यहाँ पे दो भागों में बट गई और ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इसके अंदर देखिए इसकी जो मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? ये नदी कौन सी है? तो ये हो गई आपकी भागीरथी। और ये कौन सी है? तो ये हो गई आपकी अलकनंदा। कौन सी हो गई? अलकनंदा। और ये हो गई आपकी गंगा। सिर्फ मैं एक बार समझा रहा हूं। एक देखिए नदी के दो किनारे होते हैं, एक बायां किनारा होता है, एक दायां किनारा होता है। नदी का बायां और दायां ये कैसे निर्धारित करते हैं? ये हमेशा हम कैसे निर्धारित करते हैं कि नदी जिधर बह रही है उधर हमारा मुंह कर लीजिए। हमारा जो बायां वो नदी का बायां, हमारा जो दायां वो नदी का दायां। तो इसके दाएं किनारे से कुछ नदियां मिलती हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी नदी
गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो बाईं ओर से नहीं मिलती या फिर दाईं ओर से नहीं मिलती। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो ये इसका दायां किनारा है, ये ऊपर वाला इसका बायां किनारा है। दाएं किनारे से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना की एक यमुना है, ये यमुना ध्यान रखना, ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। ठीक है, ये यमुना की एक सहायक नदी है जो इसकी सबसे लंबी है, वो चंबल है। वो कौन सी है? चंबल है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है सोन, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। इधर एक नदी आती है जो हुगली में मिलती है और उसका नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। ठीक है, तो ये इसके कौन से किनारे से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हो गई? ये इसके दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हो गई, यमुना, सोन, दामोदर, चंबल। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है, चंबल वास्तव में किसकी सहायक नदी है? यमुना की है, लेकिन अंततः पानी गंगा नदी में जा रहा है। तो कई बार ऑप्शन में यदि चंबल को सहायक नदी गंगा का बना दिया है तो भी वो सही है आपका। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये इधर से देखिए कुछ इसके दाएं किनारे से कुछ नदियां मिलती हैं। जैसे एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। एक नदी है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। एक है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा। एक है जिसका नाम है क्या? गंडक। क्या नाम है? गंडक। उसके आगे चलते हैं तो एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है कोसी। कोसी। और लास्ट में एक इसकी सहायक नदी है, वो कौन सी है? महानंदा। कौन सी? महानंदा। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। हालांकि हम इन नदियों के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से कौन से तट से कौन सी नदी आके मिलती है। यमुना नदी है, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी है, दामोदर हुगली में मिलती है। इसके दाएं तट से अलकनंदा में ये तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर गंगा नदी से संबंधित जो भी फैक्ट है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर बाद में हम इसकी जो सहायक नदियां हैं उन एक एक सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए गंगा नदी से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, उनकी यदि हम बात करें तो एक तो देखिए गंगा नदी के अंदर आपको एक जलीय जीव मिलेगा। आपको गंगा नदी के अंदर एक जीव मिलेगा जिनका नाम है डॉल्फिन। क्या नाम है? डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन, गांगेय इसका सही नाम पूरा होगा, गांगेय। गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन, ये गांगेय डॉल्फिन है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यदि पूछ लिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगेय डॉल्फिन। ये गांगेय डॉल्फिन है, ये आपको गंगा नदी में देखने को मिलेगा। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव इसलिए घोषित किया गया क्योंकि ये धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आ रही थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था गांगेय डॉल्फिन को। ध्यान रखना ये। इसके अलावा देखिए ये हमेशा स्वच्छ पानी में रहता है। ये हमेशा स्वच्छ पानी में रहता है ये, इसलिए ये स्वच्छता का भी एक प्रतीक है। मान लीजिए अब गंगा नदी में डॉल्फिन जो जीव है वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। यदि इसमें गंगा नदी के अंदर इन डॉल्फिन जीव की संख्या बढ़े, इसका मतलब क्या है कि गंगा नदी साफ हो रही है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन है वो हमेशा साफ पानी में रहना पसंद करते हैं। तो गंगा नदी में ये गंगा डॉल्फिन से संबंधित याद रख सकते हैं आप। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगेय डॉल्फिन, वो गंगा नदी में आपको देखने को मिलते हैं। खास करके जो भागलपुर वाला क्षेत्र है ना, भागलपुर, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी भागलपुर वाला क्षेत्र है, वहां इस क्षेत्र में ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब वहां का पानी कैसा है? साफ पानी है।
ठीक है, तो ये इस राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में है। एक देखिए, एक यहां पे योजना चलती है जिसका नाम है नमामि गंगे। क्या नाम है? नमामि गंगे। यहां पे एक योजना चलती है जिसका नाम है नमामि गंगे। इस योजना की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2016 से हुई थी। इस योजना की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2016 से हुई थी और इस योजना के तहत 2020 तक इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। और ये व्यय किसके लिए होंगे? ये होंगे गंगा नदी के संरक्षण के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए और गंगा नदी की स्वच्छता के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए और गंगा नदी के संरक्षण के लिए ये नमामि गंगे योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं 2020 तक। तो ये नमामि गंगे योजना है, ये ध्यान रखना। इसका संबंध है वो गंगा नदी से, वैसे नाम से भी दिख रहा है गंगा नदी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इसने 2 नदियों को जीवित नदी घोषित किया था, जिसमें एक नदी आपकी गंगा है और एक नदी आपकी यमुना है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों नदियों को इस उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित व्यक्ति की तरह माना है, जीवित व्यक्ति की तरह माना है। अर्थात संविधान में एक जीवित व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए, ऐसा कहना है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, है ना। इसके साथ ध्यान रखना, एक न्यूजीलैंड देश है, ये क्वेश्चन आपको करना है, कहीं से भी ढूंढ के करें आप। एक देश है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने भी एक नदी को जीवित व्यक्ति की या जीवित नदी की कानूनी रूप से मान्यता दी है। उस नदी का नाम आपको बताना है, ठीक है। बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन आपके लिए है, न्यूजीलैंड से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, इससे संबंधित है गंगा स्मार्ट सिटी। गंगा स्मार्ट सिटी ये क्या है? गंगा स्मार्ट सिटी, गंगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पहले चरण के अंदर 10 शहरों का चयन किया गया है और इसके तहत कि गंगा नदी के किनारे जो शहर है उन शहरों के अंतर्गत उन शहरों को साफ सफाई से संबंधित है, उन शहरों को स्वच्छ रखना है। यानी वो शहर स्वच्छ रहेंगे तो गंगा नदी स्वच्छ रहेगी। इसके तहत गंगा स्मार्ट सिटी के तहत 10 शहरों का पहले चरण के अंदर चयन किया गया है जो गंगा नदी के किनारे हैं। ध्यान रखना, गंगा स्मार्ट सिटी का संबंध इन 10 शहरों से है, ठीक है ना। एक देखिए, यहाँ पे गंगा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया था। गंगा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया था यहाँ पे, वो 2018 में एक अभियान चलाया गया था, गंगा वृक्षारोपण अभियान। इस गंगा वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो गंगा बेसिन यानी गंगा जहां जहां बहती है, जैसे उत्तराखंड है ना, अभी हमने बात की थी कहां पे, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड का कुछ हिस्सा, झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ पे गंगा वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था 2018 में और उस अभियान का नाम दिया गया था गंगा वृक्षारोपण अभियान 2018, ठीक है। तो इसको भी आप गंगा नदी से संबंधित फैक्ट को याद रख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए, हम अभी ये कंप्लीट होगा नहीं, कल हम
इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी से संबंधित फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, उसका जवाब देंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब गंगा की सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के बारे में हम एक एक नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां गंगा नदी से संबंधित जो भी बातें थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जिसमें करना क्या आपको कि गंगा नदी है, उस गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र देखना है। फिर आपको जो देवप्रयाग है उससे पहले की जो बातें बताई थी वो थोड़ी सी आपको हार्ड लगेंगी, लेकिन 2-3 बार आप लिखना, ड्रॉ करना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके जो अलग अलग नाम चेंज हो रहे हैं जगह जगह पे, उसके बारे में आप याद करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसके बारे में, इसके ऊपर एक बांध है फर्रक्का बांध, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद इसके किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं दाएं तट से बाएं तट से मिलने वाली, उनकी बात करेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित पहले फैक्ट क्या क्या बताए, नमामि गंगा है ना, एक योजना ये बताइए आपको नमामि गंगे। इसके अलावा गंगा स्मार्ट सिटी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति की तरह माना है। गंगा वृक्षारोपण अभियान है 2018, है ना। ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि न्यूजीलैंड ने भी एक नदी को कानूनन रूप से मान्यता दी है, जीवित व्यक्ति की तरह है। उस नदी का नाम क्या है? और नहीं बताएंगे तो ठीक है, बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो हम अगली क्लास में बताने वाले हैं। धन्यवाद।